जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज एक अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख का, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत को दुनिया के सामने रखा। चागी के बुलंदो बाला और सख्त पहाड़ों के बीच में पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका है। आज से 22 साल पहले ये वाक़या हुआ था। मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं, पाकिस्तान के पास पहले भी एटॉमिक सलाहियत पाकिस्तान ने हासिल कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने पहल नहीं की। खित्ते में हिंदुस्तान ने सबसे पहले एटमी धमाके किए। राजस्थान के इलाके में 13 मई 1998 का वो दिन था। उसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 धमाके किए। और मैं वक्त का ज़या बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ 2 अहम शख्सियत मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। जनाब सरताज अजीज साहब सीनियर सियासतदान हैं और शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जहां उन्होंने पाकिस्तान के लिए खुद को अपनी सर्विसेज ना दी हों। बहुत शुक्रिया सरताज अजीज साहब। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट जो उस वक्त हिस्सा थे एटमी प्रोग्राम का, डॉक्टर समर मुबारकमंद भी साथ हैं। सरताज अजीज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि वो जब हिंदुस्तान ने धमाके किए तो उसके बाद जो दिन गुजरे, उन दिनों में क्या सूरत हाल थी, किस तरह का इंटरनेशनल प्रेशर था, इंटरनल प्रेशर था जिसको उस वक्त की गवर्नमेंट ने फेस किया, और एक बड़ा फैसला लेने में किसका रोल आपको नजर आता है सर? सरताज साहब। हिंदुस्तान ने अपने टेस्ट 11 मई को किए थे, 3 टेस्ट। अच्छा, मैं तस्वीर कर लेता हूँ, 13 मई नहीं 11 मई। जी सर। हाँ, 11 मई को पहले 3 टेस्ट किए और 2 उसके बाद 13 को किए। तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त काजाकिस्तान के दौरे पर थे, तो उन्होंने अपना दौरा कम करके 12 मई को वापस आ गए। और 13 मई को डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें आर्मी चीफ थे, यूसुफ खान साहब थे, समर मुबारकमंद साहब थे और 3 वजीर थे। तो उसमें जो हिंदुस्तान ने किया और जो उसके मुहर्रिकात थे और जो उनका अज़ाइम है कि पाकिस्तान को किस तरह हमने मैनेज करना है, या टेस्ट करे तब भी मुसीबत पड़े, ना करे तब भी, तो उस पर काफ़ी बातचीत हुई। लेकिन उस वक़्त जैसे मुझे फौरी पता चल गया, नवाज शरीफ साहब ने आते ही इरादा कर लिया था कि मैंने टेस्ट करना है, और साइंसदानों ने उनको एस्टिमेट दिया अगले दिन कि हमें कम से कम 2 हफ्ते चाहिए तैयारी के लिए। वहाँ टनल तो पहले बन चुका था, लेकिन बाकी लवाज़मात पूरे करने के लिए तो ज़ाहिर है कि वो 2 हफ्ते हमें गुजारना थे किसी न किसी तरीके से। 14 काबीना की मीटिंग हुई और उसमें भी जाहिर है कि यही कहा गया कि आप जो फैसला मुनासिब समझते हैं वो करें। तो उसके बाद जो अमेरिका का प्रेशर था जी, क्लिंटन का फोन तो 13 को ही आ गया था। फिर उसके बाद टैलबर्ट जो उनके डिप्टी सेक्रेटरी थे और जनरल जीनी वो आए, उन्होंने भी कोशिश की वो करने की, और बहस शुरू हो गई। सेनेट ने भी रेजोल्यूशन पास किया। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो अमेरिका ने ऑफर की, जाहिर है कि वो इकनॉमिक लिहाज से तो बहुत थी, लेकिन ये सबको मालूम था कि सिक्योरिटी का कोई नाम बदल नहीं है। सरताज साहब, क्या ऑफर की थी अमेरिका की जानिब से, और क्या बिल क्लिंटन ने खुद उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को वो ऑफर की थी सर? जाहिर है 5 कॉलें की थी, और पहली दफा उन्होंने क्या दिया था कि आपके जो F-16 फंसे हुए हैं वो हम दे देंगे, इकनॉमिक और मिलिट्री एड भी दे देंगे, और इसके अलावा और भी अगर आप चाहेंगे तो वो हो जाएगा। और जाहिर है कि उन्होंने नवाज शरीफ ने यही कहा कि मैं जो सिक्योरिटी है मुल्क की उसको दाव पे नहीं लगा सकता। और ये भी जिक्र हुआ कि हिंदुस्तान के टेस्ट पे जो बैनुल अक़वामी रिएक्शन था वो बड़ा कमजोर था, उसके ना सैंक्शन लगाए गए, सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास हुआ मामूली सा, और कोई नहीं हुआ। तो जाहिर है कि उस वक्त जो सिचुएशन थी, तो मेरा ख्याल है कि हमारी कौम के लिए उस वक्त ये तमाम ने मिलकर जो फैसला किया, साइंसदानों ने भी और आर्मी क़यादत ने भी और सियासी क़यादत ने भी, ये हमने इस बड़ी मुश्किल सिचुएशन को, जिसको मैंने कहा था कि वेरी प्रॉमिसिंग टेस्ट केस ऑफ डिसीजन मेकिंग हमारी हिस्ट्री में आया है, मैंने अपनी मेमोइर्स में लिखा है। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा सरताज साहब, एक चीज बड़ी क्लियर आपने बोली भी सही, मैं चाहूंगा उसको दोबारा इंडोर्स कर दीजिए। आपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट को, जिसमें डॉक्टर समर मुबारकमंद भी थे उस मीटिंग में, वो शायद आप कह रहे हैं कि 12 मई को हुई थी, क्या आप लोगों ने उस वक्त पाकिस्तानी साइंटिस्ट को गो हेड दे दिया था कि वो मुकम्मल तैयारी शुरू कर दें ब्लास्ट करने के लिए, या उसमें किसी तरह की कोई रुकावट रखी थी, या आपने कहा कि रुक जाइए हम बाकी मामला देख लें, अमेरिका को देख लें और उसके बाद गो हेड देंगे? उन्होंने कहा था आप मुकम्मल तैयारी करें, और वो उन्होंने टनल तो था,
17 को दोनों की टीमें जो है वहां पहुंच गई थी 17 मई को, और मेरा ख्याल है 26 मई को उन्होंने वहां से इत्तला दी हम अब टेस्ट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, मैं बाद फिर ज़ाहिर है कि सरताज जी साहब बड़ी माजरत के साथ मैं चाहूंगा, मेरे साथ डॉक्टर समर मुबारक मान भी हैं, तो आप दोनों शख्सियत बड़ी अहम है उस दिन के हवाले से। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दोनों से गुफ्तगू कर रहा हूं उस हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर मैं भी चाहूंगा कि जो बात सरताज जी साहब कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने हमारी साइंटिस्ट को, हमारे इंजीनियर्स को ऑन बोर्ड लिया और गो हेड दिया। एक तो बड़ा कम टाइम है सर, 11 मई को पहला ब्लास्ट कर दिया हिंदुस्तान ने, 28 को पाकिस्तान कर रहा है। क्या हम लोग तैयार थे कि 17 दिनों के कलील वक्त में हम ब्लास्ट कर सकें? पहले तो ये सर बता दीजिए, और जो परमिशन दी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने खुद आप लोगों को दे दी थी या उसमें कोई कंडीशन लगाई थी आपके लिए? देखिए, ये इस तरह के टेस्ट में जो तैयारी है उसको कम से कम 3-4 महीने लगते हैं। तो 1996 में एक दफा खबर निकली कि इंडिया पोखरान में टेस्ट करने वाला है, और वो उस वक्त हमें ये कहा गया कि हम जाके जिस हद तक हो सकता है तैयारी अपनी कर लें, हो सकता है हमें उसके जवाब में टेस्ट करने पड़े। तो 1996 में हमने जो बहुत हैवी काम था, केबलें बिछाने का, कंक्रीट से काफी हद तक टनल को बंद करने का, वो आप समझ लें 95% काम हमने कर लिया था, और उसमें हमें उस वक्त तकरीबन 8-10 हफ्ते लगे थे। तो इंडिया ने फिर उस वक्त टेस्ट क्योंकि नहीं किए, तो हमारी तैयारी तो हो चुकी थी, और यह कुदरत की तरफ से था हमें एक इशारा कि हम अपने पहले से तैयारी कर सके। तो जब हमें कैबिनेट मीटिंग में 14 मई को ये बुलाया गया मुझे, और डॉक्टर खान साहब को बुलाया गया, और सारी डिस्कशन हुई, उस वक्त हमें ये कहा गया कि आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर लें, जो करनी है अपनी पैकिंग शैकिंग सामान की कर लें, लोगों को तैयार करने जाने के लिए, लेकिन अभी जाना नहीं है जब तक कि हम कुछ अपने दोस्त ममालिक को कंसल्ट कर लें, इन्फॉर्म कर दें कि हम क्या करना चाहते हैं, तो आप अभी रुक जाएं। तो फिर 20 मई को मुझे इशारा मिला कि गो हेड का, और 20 मई को हम पीआई की फ्लाइट से कुवैत गए, और हमारा सामान जो था वो एयरफोर्स ने कैरी किया लेजर फ्लाइट्स में। तो ये वहां से कुवैत से फिर दालबंदी हम हेलीकॉप्टर्स में गए। मेरे साथ टीम जो थी उसमें तकरीबन 140 लोग थे, और 70 लोग खरान में पोस्टेड थे, और 70 लोग चाली में थे। आखिरी आपको याद होगा टेस्ट जो है वो 30 मई को हुआ था। मैं टेस्ट वाले दिन पे भी सर आऊंगा। सरताज जी साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगा सर। सर एक तो ये बता दीजिए, कुछ लोग ये परसेप्शन बनाते हैं, और जो हमें किताबों में इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि हिंदुस्तान ने इसकी तैयारी काफी अर्सा पहले शुरू कर दी थी। हिंदुस्तान ने दीगर ममालिक को, जो आलमी मुल्क हैं जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, जिसमें खास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज हैं, उनको एतमाद में लेकर ये ब्लास्ट किए थे, जबकि पाकिस्तान उस तरह प्रिपेयर नहीं था। पाकिस्तान पर ये एक सडन न्यूज की तरह ये ब्लास्ट थे कि उन्हें भी नहीं था पता पाकिस्तान की अथॉरिटीज को कि हिंदुस्तान ऐसा कुछ प्लान कर रहा है। क्या सर इसमें कोई हकीकत है? मेरे नहीं ख्याल कि लोगों ने हिंदुस्तान को एनकरेज किया होगा, क्योंकि टेस्ट तो एक दफा पहले कर चुका था ना 74 में हिंदुस्तान, ये तो उसका दोबारा टेस्ट था। लेकिन टेस्ट के फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने तमाम वर्ल्ड लीडर्स को खतूत लिखे अपने टेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए, और उसमें उन्होंने चाइना का जिक्र किया कि हमें चाइना की तरफ से है और हमारा जो है ना बिल्कुल पीसफुल ये प्रोग्राम है, और साथ उन्होंने अपने डेलीगेशन को भेजे। और इसमें और जाहिर है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अमेरिका वगैरह का जो प्रेशर था हिंदुस्तान पर कि आपने क्यों टेस्ट किया या टेस्ट करना, उन्हीं का प्रेशर एकदम पाकिस्तान पे शिफ्ट हो गया कि आप पाकिस्तान को किस तरीके से रोकें। तो ये एक बड़ी अनइवन सी ट्रीटमेंट थी उनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, क्योंकि हिंदुस्तान तो पहले एक तरह का डिफेक्टिव न्यूक्लियर पावर बन चुका था, और हिंदुस्तान की मर्जी ये थी कि एक दफा मैं कर लूँ तो फिर मैं परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल क्लेम कर सकता हूँ, एनपीटी साइन किए बगैर न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बन सकता हूँ। तो हिंदुस्तान का गेम प्लान बड़ा वो था। अगर पाकिस्तान की तरीके से इस नरगे में आ जाता और टेस्ट ना करता और लालच में आ जाता तो इंसेंटिव तो खत्म हो जाते हैं, पता नहीं क्या पैकेज मिलता और क्या ना मिलता। हिंदुस्तान ने बल्कि बयानात देना शुरू किए अडवाणी ने कि अब कश्मीर का मसला हल हो गया, पाकिस्तान आजाद कश्मीर की खैर मनाए, और साथ ही उन्होंने स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बातें की कि ये पाकिस्तान ऐसी कह रहा है कि हम कर सकते हैं, उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान हमें प्रोवोक कर रहा था कि हम टेस्ट करें ताकि हम पे सैंक्शन लगे, और अगर ना लगे तो वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक बढ़तरी है
उसको मजीद रिसर्च करें। बिल्कुल तो ये बहुत ही सरताज अजीज साहब, very planned। आज एक बहस टीवी स्क्रीन पर रही इस बात को लेकर कि 28 मई को जो ब्लास्ट किए गए थे उसका क्रेडिट पॉलिटिकली किसको देना चाहिए। कुछ लोगों ने की राय में वो क्रेडिट जुल्फकार अली भुट्टो का था, कुछ लोगों ने ये भी राय दी कि वो नवाज शरीफ का क्रेडिट था। आपके ख्याल में अगर प्योरली पॉलिटिकल क्रेडिट दिया जाए तो वो किसको देंगे सरताज अजीज साहब? दोनों को जी। भुट्टो साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया और बड़ी मुश्किल हालात में शुरू किया और उन्होंने बल्कि अपनी सेक्रीफाइस जो है उनको कीमत उसकी अदा करना पड़ी, तो बिल्कुल उनको क्रेडिट जाता है कि ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि इसको बाकी जो हुकूमतें थी इसमें दौरान में आई, उन्होंने इस प्रोग्राम को जारी रखा और इसको इस मरहले तक पहुंचाया कि हम वो टेस्ट कर सके और साइंसदानों ने उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल उसके बाद जो जी, टेस्ट करने का क्रेडिट है और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने का क्रेडिट है वो नवाज शरीफ को जाता है। ये दोनों लीडरों को मुसावी क्रेडिट इस जो कौमी एक बहुत ही अहम संग मील है, दोनों को क्रेडिट जाता है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब राजी नहीं थे कि हम ब्लास्ट करें, और समर वर्गमंद ने भी यही कहा कि जो 12 मई को मीटिंग हुई थी उसके बाद 20 मई तक शायद वो बता रहे हैं कि हम स्टैंड बाय रहे, क्योंकि ये कहा गया कि हम मुख्तलिफ ममालिक को, अमेरिका को एतमाद में ले लें, उसके बाद हम टेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। तो ये भी मतलब तासुर यही मिलता है इस बात से कि इसलिए साइंटिस्ट को रोका गया और डिले किया गया कि नवाज शरीफ साहब एतमाद में लेना चाहते थे या वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे फॉर द क्विक रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंडिया। सर नहीं जी, ये बिल्कुल सीरियस बात नहीं है। उनका माइंड जो मेकअप था जिस वक्त लैंड किया उन्होंने काजाकिस्तान से यहाँ, लेकिन चूंकि उन्होंने फैसला कर चुके थे तो उन्होंने इस पर बहुत ना बातचीत की, हर एक की राय सुनते रहे और अपने जहन में तैयारी करते रहे। और साइंसदानों को उन्होंने जब कहा कि आप शुरू करें तो वो 14 को कर दिया था जिस दिन वो मीटिंग हुई थी, और उसको ज़ाहिर है कि वक्त मजीद उनको फिर ग्रीन सिग्नल भी दे दिया बाद में। लेकिन उनका माइंड मेकअप था और इसमें उनको मेरा ख्याल है कि ये 90% में नहीं 100% उनको यकीन था कि मैंने ये करना है। और इसलिए ये कहना कि जो वो उन्होंने उनकी मर्जी ज़्यादा नहीं थी और उन्होंने ले तलील से काम लिया, ये मेरा ख्याल बिल्कुल मिसलीडिंग परसेप्शन है। उनके बिल्कुल समझ में रहा था और प्रेशर को बर्दाश्त करने का जो उनका था समझ में रहा, वो वजह खुद दिखाता है कि कितना इसमें उनको यकीन था कि ये फैसला मुल्क के लिए कितना जरूरी है और हमारी सलामती के लिए कितना जरूरी है। तो नवाज शरीफ साहब का जो मुसलसल इनकार है जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, जो उन्होंने किया ट्रंप को, सॉरी बिल क्लिंटन को उस वक्त किया, तो वो इनकार जो है वो उसकी वजह से 5 कॉल्स करना पड़ी थी बिल क्लिंटन को। नहीं, इनकार तो नहीं किया क्योंकि उन्होंने कभी भी चूंकि हाँ नहीं कहा था। तो जब आखिरी दफा उनकी 5वीं कॉल आई, जैसे मैंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने कहा आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट आई कांट सैक्रिफाइस द कंट्री सिक्योरिटी। बिल्कुल सही। और इसलिए आखिरी 5वीं कॉल में ये बात उनकी हुई। बहुत शुक्रिया सरताज अजीज साहब, गॉट द पॉइंट सर, बहुत शुक्रिया। समर मुबारकमंद साहब, सर सबसे पहले तो एक बात, यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको नजर आया कि हमारी जो पॉलिटिकल उस वक्त की लीडरशिप थी वो मेंटली प्रिपेयर थी कि हमने ब्लास्ट करना है और देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान? सर देखिए, मुझे 14 तारीख को हुई है कैबिनेट की मीटिंग, उससे एक दिन पहले 13 तारीख की रात को मुझे नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया था, मुझे किया था जी। और वो थे मैं था और साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बस और कोई नहीं था। उसमें उन्होंने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी तैयारी कैसी है? मैंने कहा जी तैयारी हम बिल्कुल फुल तैयारी, हमने बहुत कोई टेस्ट किया, हमें तजर्बा है पूरा, तैयारी है सब कुछ आगे में। कहने लगे क्या हमें टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं बड़ा खुश हुआ तो मेरा मशवरा पूछ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी भी यही मर्जी है, लेकिन कैबिनेट में हम डीसीसी में हम डिस्कस करेंगे, सारे दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे और देखेंगे सबका ओपिनियन क्या है। और डीसीसी में बिल्कुल ये मुत्तफिक फैसला हुआ था कि ये टेस्ट होने चाहिए। वो जो 5-6 दिन की बात है ना, वो उन्होंने हमें ये कहा था कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जैसे तुर्की है, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरब है, उनको हमें पहले से बताना है कि हम ये करने जा रहे हैं, ताकि वो ये ना कहे कि एकदम पाकिस्तान ने टेस्ट कर दिया हमने पूछा तक नहीं। ये बात थी, उसके लिए 5-6 दिन। यू सेड कि इमरान खान, नवाज शरीफ साहब जो है वो मेंटली तैयार थे कि पाकिस्तान ये ब्लास्ट करेगा और इंडिया का रिस्पांस करेगा। बिल्कुल तैयार थे और कैबिनेट मीटिंग से एक दिन पहले भी यही बात कह रहे थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक बात मैं चाहूंगा इस दिन के हवाले से, चागी का इंतखाब क्यों किया गया और किसने किया था ये इंतखाब? चागी का इंतखाब जी, वो तो हमारा अटॉमिक एक मिशन का इंटरनल मसला था। वो ये था कि हमें पाकिस्तान में तलाश थी किसी ऐसी लोकेशन की जहाँ पे पहाड़ जो है वो बहुत
मुनासिब उसकी हाइट हो, जो कि बॉम्ब के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके जब बॉम्ब फटता है। पहाड़ का जो पत्थर है उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो वजन है पर क्यूबिक फुट या पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वो हाई बहुत ज्यादा हो, ताकि वो उसमें ताकत हो बॉम्ब के धमाके को बर्दाश्त करने की, और जब एक्सपेरिमेंट हो तो वो फट ना जाए, ताबकारी पर रिलीज ना हो जाए, लोगों को नुकसान ना हो। तो ये इस सर्वे के दौरान हमारे जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी और बहुत लोगों ने इकट्ठे हेलीकॉप्टर से बलूचिस्तान में बहुत जगह पे, गाजी खान के पास भी कई जगह जाके देखी, और ये इस पहाड़ी का इसलिए इंतखाब किया गया कि इसकी हाइट 500-550 मीटर की, इसका पत्थर बहुत हैवी था। और लेकिन सर डॉक्टर साहब बड़ी माजरत के साथ, दूसरी जानिब हिंदुस्तान तो रेत में वो ब्लास्ट कर रहा है, दोनों एटम बम में। रेत में नहीं कर रहा, वो हमारा खारान का टेस्ट भी रेत में हुआ था, वहां भी रेत ही है, लेकिन वो जेर जमीन बहुत गहराई में टेस्ट हम करते हैं, नीचे जाते हैं 400-500 फीट हम गए थे खारान में, फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाई, उस टनल के एंड पे बॉम्ब रखा और सारी कुएं को जो वेल था कंक्रीट से उसको भरा, तो वहाँ वो रेत में टेस्ट इस तरह से होते हैं। वो चाबी में ये पहाड़ था, उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल टनल थी बस, और टनल को हमने प्लग कर दिया, यानी वहां तुम्हें कुआं बनाना पड़ा खारान में वो। बिल्कुल ठीक है सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो एटॉमिक टेक्नोलॉजीज हैं, दोनों में क्या फर्क है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, या दोनों के एटॉमिक टेक्नोलॉजीज जो हैं वो सेम है? सादा लफ्ज में अगर बताएं तो बड़ा मजा आ जाएगा सर। हाँ देखिए जी, मैं सादा बात, सिंपल सी बात ये करता हूँ कि आज के अगर आप जायजे को आगे रखें तो अमेरिकन यूनियन ऑफ साइंटिस्ट ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने और जेम्स डिफेंस वीकली ने सबका ये तज्जिया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स के लिहाज से हिंदुस्तान से बहुत बहुत ज्यादा आगे, बहुत डायमेंशन आगे हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के डिलीवरी सिस्टम्स हैं, मसलन मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं और दूसरे वेपन सिस्टम्स हैं, टैक्टिकल वेपन है, ये भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं और रिलायबल बहुत है। और जितने इनके तजर्बे हुए हैं, इंडियन ओशन में हुए हैं या जागी में हुए हैं, कहीं पे भी हुए हैं, उसको दुनिया के सैटेलाइट से मॉनिटर करके ये राय कायम की है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर जो है, वो डिलीवरी सिस्टम जो है, जो आज जिसे आप दफा कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा मुस्तहकम है और बहुत रिलायबल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समर मुबारकबाद साहब वक्त देने के लिए, सरताज अजीज साहब वक्त देने के लिए। यौम तकबीर के हवाले से यकीनन एक पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा दिन था जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने अचीव किया। मेरे साथ आज के जो पैनल में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इब्राहिम खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इब्राहिम खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आमिर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और JUIFA से हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में कामरान मुर्जा साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। इब्राहिम खान साहब, मैं क्योंकि प्रोग्राम के पहले इसे हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जो सूरत हाल हिंदुस्तान और चाइना के बीच में बन चुकी है और उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिस्टर्ब करता रहा है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक बहुत लंबा चौड़ा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 740 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल बनता है, जबकि चाइना और हिंदुस्तान के बीच में 3500 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि 1962 की जंग के बाद एक मुआहदे के तहत उस पर जंग बंदी की गई थी। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस सिनेरियो से फायदा उठा सकता है? हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए? इब्राहिम खान साहब। डेफिनेटली देखें जी, कौमों की जिंदगी में एक डिफाइनिंग मोमेंट्स आती हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जितनी हमारी 73 इयर्स की अभी तक की ये लाइफ है एज अ नेशन, तो दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट। चाइना ने जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने भले अपने मफादात के लिए कि उनके सी पैक का जो रूट है उसको किसी सूरत में भी जेपरडाइज ना कर सके इंडिया एट एनी स्टेज, उन्होंने उसको सिक्योर किया है। पाकिस्तान को हमारा वैसे शुरू से ही चाइना के साथ बहुत करीबी और बड़ा हर हवाले से लाइजॉन रहा है, मिलिटरीली भी और अदरवाइज भी। तो हम तो वैसे भी अपना उसको चाइना के साथ एक, बल्कि इंडिया, आप देखें इंडिया हमेशा से यही कुछ कहता रहा है जी कि अगर इंडिया अपना, अगर पाकिस्तान और चाइना ने मिलके दोनों तरफ से अगर इंडिया को कन्फ्रंट किया
तो इंडिया की कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको जो है फेस कर सके जी। और मैं समझता हूँ जितना जुल्म और जितने जबर और जितनी ज्यादती ह्यूमन वायलेशंस के हवाले से अट्रॉसिटीज हो रही हैं इस वक्त, या वर्ल्ड वॉर 2 में के बाद से पहले इसने की थी, हिटलर ने, या अभी मोदी कर रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम। पाकिस्तान को इसके लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। इफ इट कम्स डाउन टू दैट, हमें अपने मुसलमान जो हैं कश्मीर के, उनकी मदद के लिए हमतन तैयार हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वी शुड बी रिस्पॉन्स इफेक्टिवली। गॉट द पॉइंट सर। केस के थोड़ी सी भी हरकत। आमिर साहब 1962 की वॉर, एक किताब में वाज़ेह तज़किरा है कि पाकिस्तान के पास एक मौका था कश्मीर को हासिल करने का। एक किताब नहीं, कई किताबें हैं कि पाकिस्तान ने वो मौका ज़ाया किया कि इंडिया वाज इंगेज्ड विद चाइना ऑन द सेम बॉर्डर जहां आजकल इशू चल रहा है मशरकी लद्दाख का 3500 किलोमीटर, बहुत लंबा बॉर्डर है सर। पाकिस्तान ने वो मौका ज़ाया किया, कश्मीर को हासिल कर सकता था। उस वक्त की क़यादत ने जो पॉलिटिकल फैसले किए थे वो गलत हैं। कुछ लोगों का तासुर यह, लोगों ने लिखा भी इसे किताबों में। आज फिर वही मौका है कि ये जो मई का महीना, 5 मई को भी वहाँ पे दोनों फौजों के दरमियान, हिंदुस्तान और चाइना की फौजों के दरमियान तकरार हुई, फायरिंग हुई, फौजियों को रोका गया, पकड़ा गया। 9 मई को भी ऐसा हुआ। अब वहाँ पर 100 से ज़ायद खैमे चाइनीज़ फौज ने लगा दिए हैं। डिप्लॉयमेंट जारी है, हिंदुस्तान की फौज से भी जारी है। इस कशीदगी में पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टैंड विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल स्टैंड और इंटरनेशनल पॉलिसी, क्योंकि हिंदुस्तान तो हमें डिस्टर्ब करने का कोई मौका जाने नहीं देता। मुझे आवाज आ रही है आपकी? आमिर भाई जी देखें, मैं इब्राहिम साहब की आवाज ठीक कर लो यार। मीनवाइल देखिए, आमिर साहब, बात यह है कि जब भी आप हमसाया मुमालिक के साथ, चाहे आपके ताल्लुकात दोस्ताना हो या हॉस्टिलिटी पे मबनी हो, जब भी फैसला किया जाता है तो आपको अंदरूनी हालात को भी देखना होता है और पूरी दुनिया के मामलात को भी देखना होता है। हम समझते हैं कि इस मौके के ऊपर हुकूमत को, हमारे दफ्तर ख़ारजा को एक वाज़े मौक़िफ़ के साथ खड़े होना चाहिए। एक बात तो है कि चाइना दोस्त है और हमारी और चाइना की दोस्ती हमेशा से दोनों ममालिक ने इस दोस्ती को साबित किया है। इन ताल्लुकात को दुनिया भी जानती है। इस तनाजुर के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान को कोई एग्रेसिव स्टैंड लेके और बॉर्डर की तरफ चले जाना चाहिए, तो बिल्कुल कतई ऐसी बात नहीं है। ये मामला देखने हैं, हमें अपने बॉर्डर्स की सूरत हाल को, अपने अंदरूनी और बैरूनी मामलात को देखते हुए करना है। लेकिन अगर आज का दिन देखें, 28 मई जिस दिन पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया कि हम एटमी कुव्वत हैं, और आपने जिन सालों का जिक्र किया कि जब इंडिया की और चाइना की एक चपकलश थी और उस दौर में पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमतें थी, और आप याद रखें कि हमेशा जंगें होती रहीं फ़ौजी हुकूमतों के दौरान, लेकिन पाकिस्तान की कुव्वत कभी इतनी नहीं थी कि हम भारत को ललकार सकते। 1965 होता या 1971 में, 16 दिसंबर 1971 में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान हमने खो दिया मशरकी पाकिस्तान की सूरत में। उस वक़्त अल्लाह का शुक्र है कि एक क़यादत थी, उन्होंने 17 दिसंबर को इक़्तिदार संभाला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और 20 जनवरी 1972 को विद इन अ मंथ, और ये 20-24 दिन के अंदर 30-34 दिन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से हमने अपने से 5 गुना बड़े मुखालिफ और दुश्मन मुल्क के सामने सीना तान के आज बिल्कुल सही सर, गॉट द पॉइंट। और आज हम बिल्कुल सही, कामरान साहब है लाइन पे कि हम लोग, आखिरी बात, जल्दी से ये सोच भी सकते हैं कि हम भारत जैसे मुल्क को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये एहसान है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, डॉक्टर कदीर, दूसरे साइंटिस्ट, और बाद में भी मैं समझता हूं जिस हुकूमत का जितना किरदार रहा, मियाँ साहब ने भले स्विच ही ऑन किया, लेकिन वो उनका भी किरदार है, हम उसे भी मानते हैं। बिल्कुल सही। कामरान साहब लाइन पर हैं तो मैं सवाल पुट करूं, नहीं तो ब्रेक पे जाना है मुझे। कामरान साहब हैं लाइन? जी मैं लाइन। कामरान साहब जल्दी से एक सवाल, कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए कामरान साहब। मैं चाहूंगा इस खास कॉन्टेक्स्ट में आपका जवाब होना चाहिए कि हमारे अगर ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ होता है तो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, हिंदुस्तान का मीडिया उसको दुनिया भर में इस तरह हाईलाइट करता है कि जैसे पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर में होने वाली कशीदगी, पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होना चाहिए सर?
प्लीज ऑन माय कॉन्टेक्स्ट कामरान साहब। हाँ देखिए, दोस्त का दोस्त होता है, और दुश्मन का दुश्मन जो है वो दुश्मन होता है जी। चीन हमारा दोस्त है, उसने हर टेस्टेड टाइम पे जो है हमारे साथ निभाया है, तो जाहिर है कि वो हमारा दोस्त है, हमको उसका साथ देना है, और जो भी सूरत हाल होगी वो दुरुस्त होगा या दुरुस्त नहीं होगा जी। इन एनी केस हमको उसका साथ देना है। और हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इन एनी केस जो है ना वो हमने उसका साथ नहीं देना, या उसको अगर उसकी डिफिकल्टी होगी तो उसमें हमको जो है उस शर में शायद फायदा होगा जो शायद उसके लिए, हिंदुस्तान के लिए होगा। तो जो शर हिंदुस्तान ने ये गुज़श्ता 72-73 सालों में बोया है, और जिस तरह से पाकिस्तान को तंग किया है, या जिस तरह से इंडिया में मुसलमानों को तंग कर रहा है, या जैसे कश्मीर में जो है कश्मीरियों के साथ जो किया जा रहा है, तो उसमें हम उसके लिए जो डिफिकल्टीज पैदा कर पाए वो मेरा ख्याल है कि वो ठीक है इस वक्त। ये कामरान भाई मेरे सामने एक बैनर का फोटो दिया है मेरी टीम ने, जो सोशल मीडिया पे बहुत चला। अगर स्क्रीन पे दिखा दे, आपको इतने एक्टिव तो है नहीं लगता है, दिखा दें अगर शफकत साहब। वो कहते हैं इंडियन फौजियों ने सर एक बैनर पकड़ा हुआ है, इस फौज का बजट है जी 40,367 करोड़ इंडियन। इतनी महंगा बजट है, दुनिया का चौथा बड़ा बजट बनता है सर। इन्होंने एक बैनर पे लिखा है, यू आर इन इंडियन टेरिटरी, साइड्स मस्ट बी विथड्रॉन एज पर एग्रीमेंट, प्लीज गो बैक। मतलब बैनर पकड़ के वो एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हैं जो 1962 में हुआ था। तो जब अपनी बारी आती है तो ये एग्रीमेंट के हवाले देते हैं सर। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इस एग्रीमेंट पर दोनों में सेटल डाउन हो सके, चाइना और हिंदुस्तान में सर? देखिए, उसमें अब इंटरनेशनल उसमें ये मुमकिनात में होता है कि इस बात में सेटलमेंट हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता, मगर बात यह है कि ये इंडियंस जो है ना ये काबिल एतबार कभी भी नहीं रहे हैं। जब ये मुश्किल से निकल आते हैं तो फिर जो है ये डिफरेंट लोग होते हैं, और जब मुश्किल में होते हैं तो फिर मुख्तलिफ के लोग होते हैं। तो इस वक्त क्योंकि ये मुश्किल में हैं, और अगर ये मुश्किल में हैं तो उस मुश्किल से अगर हमको कोई बेनिफिट मिलता है तो यकीनन लेना चाहिए, उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए, वरना जब वो ये मुश्किल से निकल आएंगे तो ये आपको तंग करेंगे, आपके लोगों को तंग करेंगे। एक ब्रेक ले लें जल्दी से। नाज़रीन, एक आप शुरू से तीनों मेहमानों को वेलकम कर रहा हूँ। शुरू से हम एक सवाल सुनते हैं, वो एक वीडियो भी उसकी बड़ी वायरल होती है कि एक बच्चा फेल होकर घर आता है तो बाप पूछता है कि तुम पास हुए कि फेल हुए, तो बच्चा दूसरे बच्चे का हवाला देता है कि अब्बू वो फेल हो गया। तो अब्बू उनके फिर पूछते हैं वालिद साहब कि बेटा तुम पास हुए ये फेल हो गए। बच्चा दूसरे बच्चे का हवाला देता है कि फलां बच्चा भी फेल हो गया। तो वालिद साहब फिर पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, तो बच्चा तीसरे का नाम देता है कि वो तीसरा भी फेल हो गया। तो उसके बाद जब चौथी मरतबा वालिद पूछता है तो बच्चा फिर कहता है कि जब सारे फेल हो गए तो आपका बेटा कौन सा न्यूटन था, वो भी फेल हो गया। पाकिस्तान से भी जब पूछा जाता है कि ये डेंगू क्यों आया तो वो कहते हैं श्रीलंका में इतने मर गए, इंडिया में इतने मर गए, अफगानिस्तान में इतने मर गए। कोरोना क्यों आया, इटली में इतने मर गए, जर्मनी में इतने मर गए, अमेरिका में इतने मर गए। टिड्डी क्यों आई, वो कहते हैं इंडिया में इतनी आ गई, मस्कत में इतनी आ गई, अफगानिस्तान में इतनी आ गई। मतलब इट शुड नॉट बी द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान। ये एक मुल्क है, और जिस मुल्क में 22 करोड़ लोग बसते हैं, 22 करोड़, ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनता है। इतनी आबादी वाला, इतने रिसोर्सेज वाला मुल्क हो, और जस्टिफिकेशन उस बच्चे वाली दे जो फेल होके आता है, तो कम अज कम ये मुझे तो इसलिए हजम नहीं हो सकती कि दुनिया के रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स को जब हम पढ़ते हैं तो टिड्डी मसला नहीं था, टिड्डी का मसला सॉल्व हो सकता था, कोरोना का मसला कंट्रोल हो सकता था। ना कोरोना कंट्रोल हुआ, ना टिड्डी कंट्रोल हुई, नुकसान पे नुकसान। मैं पहले टिड्डी पे पूछना चाहूंगा, इब्राहिम खान साहब, आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर, आपके हल्के से अगर एग्रीकल्चर खत्म कर दी जाए तो यूनाइटेड नेशन भी उस हल्के की गुर्बत को खत्म नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पलरी हल्का है आपका, पूरा पाकिस्तान उसी तरह जिस तरह आपका हल्का है उसी तरह का पूरा पाकिस्तान है। सर क्यों हम नाकाम हो गए, क्यों अथॉरिटीज ने टाइमली स्प्रे नहीं किया? और आपके कोलीग वुज़रा जिसमें फ़खर इमाम साहब हैं, जिसमें हमारे वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब हैं, वो तो बैठ के कह रहे हैं कि जून में एक और गोल आएगा, जुलाई में इससे ज्यादा आएगा। मतलब आप किसान को ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आमों के बाग तबाह, तुम्हारी चावल की पनीरी तबाह, तुम्हारे लगाए गए कपास के पौधे तबाह। ओ भाई, इस तरह तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी बैठ जाएगी जो कि इस पर बेस करती है। सर अब मैं समझता हूँ जी कि हमें थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। देखिए, सारे लोग जहाजों की बात कर रहे हैं कि जहाजों के स्प्रे करवा दें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान का
97% जो फार्मर है वो छोटा काश्तकार है। तो ये जो जहाज वगैरह हैं ये ज्यादा कामयाब रहते हैं जी, कि अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहां पर लोगों के 5,000 10,000 एकड़ के फार्म्स हैं, वहां पर वो ज्यादा कामयाब है। मैं समझता हूं बजाय ये पैसे जहाजों पे लगाने के, ये जो दवाई है इसका नाम है जी लैम्डा, ये पेस्टिसाइड है, ये बहुत इफेक्टिव है टिड्डी दल पे। अगर ये डायरेक्टली फराहम कर दी जाए किसान को कि आप अपनी उस पे फसल पे इसको स्प्रे कर दें। नहीं इब्राहिम भाई, हमने यहाँ पे बाद में इब्राहिम भाई ऐसा देखें, आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, टेक्निकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जो बार बार जो बात होती है ना कि जहाज के जरिए स्प्रे करा दिया जाए, तो जो एयर स्प्रे होगा वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, वो इदारों को दे दिया जाए, इदारे तहसील और यूनियन काउंसिल को स्प्रे करें जब इसका लार्वा बन रहा होता है या जिस मौसम में ये ट्रैवल कर रही होती है। अब तो ये नहीं मारी जा सकती, आप जितनी देर में मारेंगे उतनी देर में तो फसल तबाह हो जाएगी। तो पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें ना, जो अब तक सोया हुआ था, जिसको ये नहीं था पता पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 जहाज हैं और वो भी नकारा है, तो उसको पहले सामने लाए ना, वो सबसे बड़ा करप्ट है। दूसरा एक पॉलिसी बना दें जो अगले साल इंप्लीमेंट हो। सर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जी, इसकी 2 स्टेजेस हैं। इस वक्त वो बिल्कुल जो है लार्वे वाली पोजीशन में नहीं है, वो तो उड़ के आ रही है और वो फसलों पे अटैक कर रही है। फसलों को इस वक्त बचाने का इशू है और उसके लिए बेहतर है कि जहां पर ये स्प्रेज हो जाए तो वहां पर जो है वो नहीं करती। हमने बाद में इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है जी, कि जिस फील्ड पे स्प्रे किया हुआ था वो फील्ड बिल्कुल सिक्योर रहा, बैठी है, लेकिन फौरी तौर पे उड़ गई है। और जिस फील्ड पे स्प्रे नहीं हुआ था वहां पे उसने उस सब्जी का था, बेसिकली टोमेटो की फसल लगी हुई थी, उसने तबाह कर दी। तो मैं कहने का मकसद ये था कि इस स्टेज पे इस वक्त इसको सिर्फ फसल को बचाने का सोचा जाए, इसको परमानेंट बेसिस पे खत्म करने के लिए अब इसने भागना है टुवर्ड्स सैंडी एरियाज, जैसे आपका थल है, जैसे आपका भावलपुर है। तो जब ये उन सैंड ड्यून्स एरियाज में जाके दोबारा अपनी रीग्रोथ के लिए या उसके लिए ये अपनी इंक्यूबेशन पीरियड इसका है जिसमें किसी ने अंडे बच्चे देने हैं, तो उधर अगर आप स्प्रेस करवा दें जहाजों से, वो उसको इसके बेस को खत्म कर देंगे। सर तो गवर्नमेंट का स्टैंड आ नहीं रहा ना इब्राहिम भाई, गवर्नमेंट, मेरा सवाल यही है इब्राहिम भाई, आप ठीक कह रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इकदाम करे। सर कब करेगी? मतलब देखे ना 15 दिन तो हो गए इस खबरें देते देते हम लोगों को। जी गवर्नमेंट इसमें कोशिश पूरी कर रही है जी, कि जहां तक यूनियन काउंसिल के लेवल तक का इशू है वहां पर ज़राअत का अमला जो है वो फौरी तौर पे वहां पे पहुंच के और वो उसको कोशिश कर रहा है कि इसके हमले को जितना जो है उसका इम्पैक्ट कम किया जा सके, वो हो रहा है। लेकिन वाकई आपकी बात ये दुरुस्त है कि इसको जब तक हम सीरियसली टेकअप करके इसका पीछा करके इसको बिल्कुल सही है आमिर भाई रिस्पांस, आपका रिस्पांस। टिड्डी का मसला सिंध ने 3 साल पहले उठाया था। मेरी नजर में ये कौमी मसला है, ये इंडिविजुअल मसला नहीं है सर। एक किसान स्प्रे की बोतल ले और मशीन उठा के वो सारा दिन एक एक्स्ट्रा स्प्रे करता रहे, तो बजाय इसके कि एक बंदा, हर बंदा इंडिविजुअली इसमें इंगेज हो, गवर्नमेंट इसको क्यों टेकअप नहीं करती? सर आमिर साहब देखिए, 2 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत हम लोगों को ये बताना चाह रही है कि कोई भी मसला हुकूमत का नहीं है, सबका इंडिविजुअल है। वो टिड्डी दल का हमला हो, वो कोरोना हो, वो कहते हैं आप मार्केटों में जाएं, खुद अपने आप को बचाते फिरें। गवर्नमेंट किसी किस्म की आपकी बचत के लिए कुछ नहीं करेगी। बीमारी से आप खुद को बचाएं, फसलों के लिए अगर टिड्डी दल आ रहा है तो आप बचाएं। जहाज़ का भी मशवरा दे दे कि जो अमीर काश्तकार हैं, जहांगीर तरीन जैसे या दूसरे, तो वो तो जहाज़ इस्तेमाल कर लें और गरीब जाएं बाढ़ में। जैसे इन्होंने कहा कि मजदूर बाहर निकलें ना निकलें, भाई हम तो आपको 12,000 रुपया महीना स्टेट नहीं दे सकती है, आप जाएं बाहर बाजारों में निकलें और बीमारियां लगाते फिरें। देखिए, जहां पे हुकूमत मौजूद ना हो वहां पे ऐसी बातें की जाती हैं। हमने 1 साल पहले, 3 साल पहले सिंध हुकूमत ने कहा, 1 साल पहले नेशनल असेंबली के अंदर इसे नेशनल इशू बना के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने बात की थी और उस वक्त सारे ये मुंह खोल के देख रहे थे हुकूमती अराकीन, किसी ने इसे बात को आगे नहीं बढ़ाया। देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क के अंदर इतना बड़ा हमला हो गया है, काश्तकार तबाह बर्बाद हो रहा है और उस पर हुकूमत खामोश है। मुझे बताएं कि इस हुकूमत के ये जितने मिनिस्टर्स हैं, वजीर खारजा हैं,
तो अभी आपने खारजा अमूर पे पहले बात की, वो कभी खारजा अमूर पे बात नहीं करेंगे, वो अपोजिशन को ताने देंगे, वो सिंध फतह करने की नवीद सुनाएंगे, अपने मसनूई लहजे के अंदर हमेशा अपोजिशन को लताड़ने की कोशिश करेंगे। वो जो वजीर दाखिला साहब है वो कहते हैं मैं आमिर साहब बड़ी माजरत, अपोजिशन नहीं सर, शाह महमूद साहब ने सिर्फ आपकी पार्टी पे बात की, तो अपोजिशन पूरी पे नहीं की सर उन्होंने। नहीं हम ही अपोजिशन कर रहे हैं ना, बाकी तो हमारे दोस्त इस वक्त आराम कर रहे हैं, वो पता नहीं अपोजिशन में है या नहीं है। हम ही अपोजिशन में है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपोजिशन कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें हमारी ही तकलीफ है ना सारे मसले के अंदर। बाकी तो हर तरफ से इन्हें सत्ते खैरा हैं, सब ट्विटर अकाउंट खामोश हैं, सारी जुबानें गुंग हैं, सारे खामोश हैं, तो जो बोलेगा चैलेंज उसी को होगा। अच्छा आगे चलते हैं, इनके बाकी मिनिस्टर्स। अब अदनान साहब इन्होंने इतने मिनिस्टर्स बना लिए हैं कि एक मिनिस्टर है, एक स्टेट मिनिस्टर है, फिर एक मावने खसूसी है, अब तो कोई पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के भी कोई मावने खसूसी आ गए हैं। अच्छा उसके बाद फिर इन्होंने कोई और भी टेक्नोक्रेट्स रखे हुए हैं। अब इतनी मिनिस्ट्रियों के बाद, जो इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर 16 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं चाहिए, अब ये निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करके बैठे हैं और काम का एक भी नहीं, काम की कोई बात की नहीं जाती। हमें कोई पॉलिसी ज़राअत के ऊपर नहीं है, इतनी बड़ी वबा के साथ हम लड़ रहे हैं। अब ये कह देना, आपने सवाल उठाया कि कोरोना के बारे में ये कह दिया जाए कि जो भाई बाकी मुल्कों में है, क्या हम इसे रोक नहीं सकते थे? पाकिस्तान इसका ओरिजिन नहीं था। अगर हम तफ्तान सिलेंडर ना करते, अगर हम एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करते, हम मुसाफिरों को प्रॉपरली क्वारंटीन करते, हम क्या पाकिस्तान को बचा नहीं सकते थे? बिल्कुल सही है कामरान साहब। सीरियसली हम 14 दिन के लिए पाकिस्तान में एक लॉकडाउन करते। तो आखिरी फिक्रा, ये एक नॉन सीरियस मस्खरा हुकूमत है, जो मैं तो अब कहता हूं कि एक मनहूस हुकूमत है, जिसके साए पाकिस्तान की हर फील्ड के ऊपर पड़े। सर इसका जवाब इब्राहिम साहब देंगे। मैं कामरान साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। सर मेरा सवाल उन गरीब फार्मर्स के हवाले से है जो ढोल बजा रहे हैं, जो थाल बजा रहे हैं, जो पीपे बजा रहे हैं, जो मजबूर हैं कि उनकी फसल थोड़ी बहुत बच जाए और वो टिड्डियों का जो दल है वो उनके खेत से कम निकल जाए। मेरा सवाल यह है कि सर वो बेचारा फार्मर मुंतजर था कि ये हुकूमत को ऐसे इकदाम करती कि ये टिड्डी जो है वो आने से पहले ख़त्म हो जाती। वो और दूसरा कोरोना का भी तज़किरा हो रहा है, इसी में उसका भी जवाब दे दें। और बलूचिस्तान, साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध खास तौर पे मुतासर हुए कोरोना से भी और इस टिड्डी से भी। सर वेयर इज द गवर्नमेंट सर? कामरान साहब। सर वो है ना उसका मुनीर नियाजी का कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो इन्होंने भी देर कर दी है। इस वक्त तक 20-25% जो है ना वो फसल तबाह हो चुकी है ये इलाकों में। बलूचिस्तान जो है वो भी जद में है, ये आपके सराइकी बेल्ट जो है ये स्पेशली इसकी जद में है, और ये पहले से गरीब है, और ये गरीब के ऊपर जो ना फिर एक और मजीद आफत आ गई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो नथिया गली में छुट्टियां गुजार रहे हैं ईद की। माशाल्लाह ये वो वैसे भी कुछ नहीं करते हैं, हमें पता है। वैसे कामरान साहब एक लीगल एक्सपर्ट से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था, छुट्टियां तो सबकी होती हैं सर। वो पब्लिक ऑफिस था, उसकी छुट्टी थी, तो उस पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता वो छुट्टी पे था। ऐसा नहीं ऐसा होता है जी कि जिस वक्त कोई आफत आई होती है ना जी, आफत में मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर वो कुछ भी ना कर पा रहा हो, मगर वो एक सिंबॉलिक चीज होती है कि वो कहीं पे जाता नहीं है, वो अपने ऑफिस में मौजूद रहता है, या वो जो भी उस कंट्रोल रूम्स होते हैं उनके साथ जो है ना वो इन टच होता है। वो कहेंगे कि जी नथिया गली से भी इन टच दे, तो फिर कि स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, वहां से भी इन टच रहते। ये एक जो है ना वो अटैचमेंट जो है ना वो शो करनी होती है अपने लोगों के साथ। तो वो अपने लोगों के साथ जो आपने अटैचमेंट जो बताई है, अपनी अटैचमेंट शो की है, वो नथिया गली जाके शो की है उस वक्त में जबकि कोरोना से लोग मर रहे हैं। आज का रेट जो है आज 36 लोग मरे हैं, कल कुछ कम थे तो मैं थोड़ा सा मुतमईन था कि 1-2 कम हो गए हैं, मगर आज फिर वो जो 32-34 की वो चल रही थी वो एवरेज फिर पूरी हो गई है डेली वाली। उसके बाद जो दूसरी जो मुसीबत आई है या आ रही है, जिसको ये शायद अभी तक जो है ना देख नहीं पाए या इसको फोर्सी नहीं कर पाए, तो वो ये इसकी टड्डी दिल वाली है। टड्डी दिल में इसका नतीजा ये होगा, एक भूख आएगी आपके कोरोना के नतीजे में, अल्टीमेटली अमवात के बाद जो अल्टीमेटली जो आना है वो एक भूख आएगी, और फिर दूसरी भूख आएगी ये इसमें टड्डी दल के नतीजे में। और ये जो दो भूखें हैं ये बहुत चीजें बहुत कुछ बहा के ले जाएंगी। अल्लाह रियासत के ऊपर रहम करे, अल्लाह मुल्क के ऊपर रहम करे। मगर इसमें जो ना इसको संजीदा नहीं लिया गया, पहले उसको संजीदा नहीं लिया गया। कभी एक दिन कहते थे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है, कभी कहते थे कर्फ्यू लगाना है, कभी कहते थे चंद गवर्नमेंट बुरा कर रही है, कभी जो ना इनकी अपनी गवर्नमेंट इनके साथ नहीं चल रही थी।
और उसके बाद ये टिड्डी दल के मामले पे तकरीबन जो है ना वो 20-25% जो है ना वो तो गुजर गया उस हुआ पर है। तो अभी भी खामोशी है कामरान भाई, अभी भी खामोशी है उस पर। अभी भी खामोशी है, और जिस वक्त इनको होश आएगा, जिस वक्त ये जागेंगे अपने ख्वाब खरगोश से या बाकी मामला से, वो जो जिसके जेर तसल्लुत रहते हैं, उससे जब जागेंगे उस वक्त तक ये ना ये 75% तक बात पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही। इब्राहिम साहब, अगर आप चाहें तो बैरिस्टर साहब और कामरान साहब के पॉइंट्स पर रिस्पांस कर सकते हैं। साथ में मेरा सवाल भी सर ले लीजिए। सिंध के अंदर आपकी तनकीद आज भी जारी है। खुर्रमशेर जमान साहब जो सिंध पर के हवाले से या कराची के हवाले से इकदाम करना चाह रहे हैं, जबकि आपका वफाक कुछ और चाह रहा है। पंजाब में किसी और तरह का लॉकडाउन की बात की जाती है, लेकिन सिंध जो लॉकडाउन करता है आप उसके अगेंस्ट बात करते हैं, जो कि वफाक उसके अगेंस्ट कर। सारी चीजें आपने हौच पौच की हुई हैं कि एक पॉलिसी आपकी ना वफाक में नजर आती है, ना सिंध में आपकी अपोजिशन जमात जो है वो पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हुए उस पॉलिसी को खास तौर पर लॉकडाउन और कोरोना के हवाले से मद्देनजर रखती है। सर, पहले तो मैं बैरिस्टर साहब का जवाब देना चाहूंगा। जो मैंने इनकी तमाम तकरीर का लुभाव निकाला है कि जरदारी साहब को बाहर निकाल दें, क्योंकि उनको खाने की इतनी बहुत अच्छी आदत है, टिड्डी दल को भी खा जाएंगे और कोरोना को भी खा जाएंगे। उनको सिर्फ आजाद कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में दोनों चीज से जरदारी साहब ये जो है वो ही विल बी द सही है। बाहर देखें, सीरियस इश्यूज को सीरियस लेना चाहिए। और हकायक ये हैं कि इस वक्त आप पंजाब के फिगर्स उठा के देखें, वहां पर अमवात के फिगर्स उठा के देखें, सिंध के अपना फिगर्स उठा के देखें, वहां पर अमवात के फिगर्स उठा के देखें, वहां पर इन्फेक्टेड लोगों के फिगर्स उठा के देखें। पंजाब से आधी आबादी है सिंध की, लेकिन वहां पर पोजीशन इस वक्त ये है कि पंजाब से ज्यादा लोग इफेक्टेड हैं, पंजाब से ज्यादा डेथ्स हुई हैं सिंध में। और अगर इनकी पॉलिसी किसी भी हवाले से ठीक होती तो ये इस वक्त वहां पे ये पता नहीं किस चीज को बेस बना के और ये कह रहे हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है, हम ये कर रहे हैं। बेसिकली इनकी कोशिश ये है कि ये केओस पैदा किया जाए कि सेंटर की पॉलिसीज को से डिविएट करके और वो एक अनारकी पैदा करना चाहते हैं। पूरा मुल्क 22 करोड़ लोग हैं, उनके रोजगार के मामलात हैं, बाकी चीजें हैं। हमें देख के जितनी हमारे से बेहतरीन पॉलिसी मैं समझता हूं अभी तक इमरान खान साहब की रही है कि लोगों को थोड़ा मौका मिले कि वो अपने कारोबार भी चला सके और जितना हो सके टाइम मेरे पास सोशल डिस्टेंसिंग भी कर सके। आमिर साहब से रिस्पांस ले लो। आमिर साहब मौका दें दान साहब। सर आ गया आपकी तरफ, बोल लीजिए जी। मैं सवाल पूछ लूंगा, आपने रिस्पांस करना है। मैंने इन्हें मस्खरा हुकूमत कहा था, इन्हें मस्खरा हुकूमत कहा था और आपने देख लिया। हमने बात की कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने टाइमली ने कहा था और इन्होंने जुगते लगाना शुरू कर दी। इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, ना खारजा, ना बीमारी के ऊपर, ना ट्रेड के ऊपर, ना ज़राअत के ऊपर। इन्होंने मस्खरे रखे हुए हैं, बदतमीज दुश्मनाम तराज लोग रखे हुए हैं। इनका काम है अपोजिशन के ऊपर फट पड़ो, बल्कि शेरू बन के भाव करना शुरू कर दो। बात यह है कि सिंध के अंदर अगर केसेस ज्यादा हैं तो सिंध में पहले हुआ है और सिंध में टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट कितने हैं, पंजाब में टेस्ट कितने हो रहे हैं, सिंध में टेस्ट कितने हो रहे हैं। टेस्ट की वजह से पता चलता है कि कितने पेशेंट पॉजिटिव हैं। दूसरी बात यह है कि सिंध की अगर पॉलिसी ना होती तो आज खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इटली बन चुका होता। और ये जितने लोग हैं ये हैं सिर्फ इमरान खान का शेरू क्लब। इन्होंने कोई बात नहीं करनी, उसके आगे बोलना भी नहीं है इन्होंने। ये आज वो छुट्टियां भी गुजारे और वो नीरू बांसुरी भी बुझाता रहे तो ये उसकी धुन पे नाचना शुरू कर देंगे। इन्हें किसी का जमीर जिंदा नहीं है, ये सब मुर्दा जमीर बेजमीर बेशर्म लोग हैं। इन्हें इन हालात में शर्म नहीं आती है कि आप कौन से मुस्तैद करें। आप हुकूमत हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अपने वक्त के ऊपर बात करें, अपने वक्त के ऊपर बात करें। मैंने आपको सुना है इब्राहिम, आपको तरीका नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपको पॉलिसीज के जवाब देना है। आपके मिनिस्टर्स कहाँ पे हैं, आपके पास किसी एक बड़े जाहिल आजम इमरान खान की क़यादत में इकट्ठे हुए हैं
और अब आप सारे बैठ के जाहिल सर दोनों को समझ नहीं आएगी, इस तरह कुछ नहीं होगा। आमिर साहब, इब्राहिम साहब, आप इस शोर में नहीं समझ आएगा कोई क्या कह रहा है। सब सुन लीजिए एक दूसरे की। 50 साल हो गए आपकी लोगों को इस मुल्क में अदनान साहब, हुकूमत करते हुए, तबाह करके अपनी रख दिया टर्न पे बात करें। मुल्शियत को। मैंने इनकी टर्न पे सारी बात सुनी है। इन्हें अगर तरीका नहीं है, और है तो ये असेंबली के मेंबर, लेकिन इन्हें पता नहीं कि अपनी टर्न पे बात की जाती है। आखिरी मिनट में मुझे बढ़ने दें। कामरान साहब, आमिर साहब, शोर, सर इब्राहिम भाई शोर से नहीं, आप नीचे मुझे पूरी बात करने दें। अदनान साहब, इन्होंने मेरी पूरी बात को ध्यान किया है। गॉट द पॉइंट, दोनों का नुक्ता नजर रख लिया मैंने सामने आवाम के। कामरान साहब, 1 मिनट रह चुका है, दोनों की आवाज बंद करो यार, ना लड़े सर प्लीज, क्योंकि लड़ने से आपका नुक्ता नजर नहीं पहुंचेगा, आपको इश्यूज होंगे। अगर ऑन एयर टाइम है तो आप अपना पॉइंट रखिए। अदनान साहब, मेरा टाइम इन्होंने खराब किया है। नहीं सर, मैं उस पर मैं माजरत करता हूं अगर किसी ने किसी का टाइम खराब किया। कामरान साहब, सर नैब जमानत पर रिहा मुलजमों के खिलाफ अपीलें दायर करने का फैसला कर रहा है, क्या नैब नई गिरफ्तारियां कर रहा है? क्योंकि रमजान के आखिरी अशरे में वफाकी रेलवे वजीर हैं शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू दिया, मेरे चैनल पर जमीर साहब को भी दिया, इसी तरह बाकी तमाम चैनल्स पर उन्होंने इंटरव्यू में इस बात का शक जाहिर किया था, इस बात की पेशीन गोई की थी कि गिरफ्तारियां होंगी। ईद के फौरन बाद नैब का इजलास और उसमें नई अपीलें दायर करने का फैसला, क्या वाकई गिरफ्तारियां करने जा रहा है नैब सर? और क्या कर सकता है जिन लोगों को रिहाई मिली हुई है उनको दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है सर? देखिए, उसमें दो बातें, एक तो ये है कि नैब अंडर डिक्टेशन है इस वक्त, और ये अंडर डिक्टेशन जो है ना ये हमेशा से था, मगर दो औकात में जो है ना ये डिक्टेशन जो है ना बहुत बढ़ गई थी। एक मुशर्रफ के दौर में और एक ये जो आजकल का दौर चल रहा है, ये 2 सालों का, इसमें भी जो है ना अंडर डिक्टेशन रहे हैं और वो उस डिक्टेशन के ऊपर जो है ना वो अमल कर रहे हैं। अब रह गई कि जो बेल कैंसलेशन के मूव करेंगे, कैंसलेशन में होता ये है कि कैंसलेशन में हमेशा कोर्ट जो है वो स्लो होती है, वो उस तरह से जो है ना, क्योंकि एक डिस्क्रिशन यूज हुई होती है तो आमतौर पे उसमें कैंसिल करने में इतनी जो है ना वो जो बड़ी अदालतें होती हैं, बड़ी अदालत से मुराद ये कि इसमें बेल देती हाई कोर्ट है, तो उससे बड़ी अदालत रह जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं